दोस्तों नमस्कार। मैं संजय शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल श्रुतिकोश में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना की, उसकी उद्देशिका की। तो आइए हम शुरू करें भारतीय संविधान की प्रस्तावना। उससे पहले अगर आपने मुझे अब तक श्रुतिकोश चैनल पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो प्राप्त होते रहें। तो ये वीडियो आपके लिए रेट, पटवार और जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं जिसमें भारतीय संविधान पूछा जाता है, सभी के अंदर ये उपयोगी रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना को देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या कहती है दोस्तों? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये हमारे संविधान की प्रस्तावना है जो हमारे भारतीय संविधान पे लिखी हुई है और भारतीय संविधान का आधार इसी पे टिका हुआ है दोस्तों। अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम जो प्रस्तावना आई थी तो वो अमेरिकी संविधान के अंदर सर्वप्रथम जो है प्रस्तावना वो शामिल की गई थी अमेरिकी संविधान में। ये सर्वप्रथम प्रस्तावना को यहाँ पर शामिल किया गया था। इसके पश्चात कई अन्य देशों ने भी इसे अपना लिया, जैसे भारत भी इसके अंदर शामिल है। और प्रस्तावना जो है वो संविधान के परिचय की बात करता है, उसकी भूमिका को ये स्पष्ट करता है। और अगर हम कहें तो इसमें पूरे संविधान का जो सार है वो इसके अंदर रहता है। दोस्तों भारतीय संविधान की अगर प्रस्तावना की बात की जाए तो हमें पता है कि पंडित नेहरू जी के द्वारा जो संविधान सभा के लिए उद्देश्य प्रस्ताव दिया गया था, कि हमने पूर्व में भी बात की उद्देश्य प्रस्ताव, तो इस उद्देश्य प्रस्ताव जो लाया गया था 13 दिसंबर 1946 को, इसी उद्देश्य प्रस्ताव के ऊपर हमारी जो ये संविधान की प्रस्तावना है वो टिकी हुई है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो संविधान की अभी हमने प्रस्तावना देखी, विषय वस्तु देखी, उस विषय वस्तु के अंदर कुछ संशोधन भी किए गए थे और वो संशोधन थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसके अंदर संशोधन किए गए जो कि 1976 के अंदर हुआ। और इसके अंदर क्या क्या संशोधन किए गए? इसके अंदर 3 शब्दों को इसमें समाहित किया गया। पहला शब्द इसमें समाहित किया गया समाजवादी, एक शब्द इसमें समाहित किया गया धर्मनिरपेक्ष, और तीसरा शब्द जो है इसमें समाहित किया गया वो थी अखंडता। तो इन 3 शब्दों का समावेश दोस्तों इसके अंदर किया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 के अंदर। और आपको पता है कि संविधान संशोधन जो होता है वो आर्टिकल 368 के तहत ये संविधान संशोधन किए जाते हैं। ये संविधान में हमारे प्रावधान जो है वो दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर ही एक चीज़ हमें और देखनी होगी कि अगर हम पूर्व में बात करें तो हमारे संविधान के अंदर प्रारंभ में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया था, लेकिन 1960 की अगर हम बात करें तो 1960 के अंदर एक बेरुबारी नाम से, बेरुबारी जो है एक केस आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। उसके बाद 1973 में
73 के अंदर एक और केस आया केशवानंद भारती का। केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य का ये वाद था, और इस वाद के अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने फिर एक बार अपनी बात कही और इसमें कहा कि प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण भाग है। ये बात केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य के वाद के अंदर कही गई हमारे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है उस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना को कई लोगों ने कई नाम दिए हैं। अगर हम बात करें तो N.A. पालकीवाला, N.A. पालकीवाला क्या कहते हैं? N.A. पालकीवाला कहते हैं कि साहब प्रस्तावना जो है वह क्या है? संविधान का परिचय पत्र है। परिचय पत्र है। ये किसने कहा? N.A. पालकीवाला ने कहा। वहीं पर अगर हम बात करें ठाकुरदास भार्गव की, ठाकुरदास भार्गव, तो ठाकुरदास भार्गव क्या कहते हैं प्रस्तावना को? कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। वहीं पर अगर हम K.M. मुंशी की बात करें, K.M. मुंशी, तो K.M. मुंशी कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान की कुंडली है। तो प्रस्तावना को संविधान की कुंडली किसने कहा है? K.M. मुंशी ने कहा है। और वहीं पर अर्नेश बाकर जो हैं, अर्नेश बारकर, ये प्रस्तावना को क्या कहते हैं? संविधान की राजनीतिक कुंजी कहते हैं। राजनीतिक कुंजी कहकर इन्होंने प्रस्तावना का नाम दिया है राजनीतिक कुंजी। तो एक बार और देख लें हम। N.A. पालकीवाला जो हैं वो प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहते हैं। वहीं पर ठाकुरदास भार्गव जो है वो प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। तो संविधान की आत्मा के रूप में प्रस्तावना को किसने कहा? ठाकुरदास भार्गव ने कहा। K.M. मुंशी प्रस्तावना को संविधान की कुंडली कहकर बताते हैं कि साहब संविधान की कुंडली जो है वो प्रस्तावना है। और अर्नेस्ट पार्कर जो है वो प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंजी बताते हैं। तो इनमें से कई बार प्रश्न जो है सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? तो ये पालकीवाला ने कहा है। संविधान की आत्मा किसने कहा है प्रस्तावना को? तो ठाकुरदास भार्गव ने कहा है। वहीं पर संविधान की कुंडली प्रस्तावना को किसने कहा है? तो K.M. मुंशी ने कहा है। और संविधान की राजनीतिक कुंजी प्रस्तावना को किसने कहा है? तो संविधान की जो राजनीतिक कुंडली है, राजनीतिक कुंजी है, वो प्रस्तावना को अर्नेश बाकर ने कहा है। तो ये जो है महत्वपूर्ण नाम जो है वो इसके दिए गए हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों इसकी प्रस्तावना के महत्वपूर्ण तत्व क्या हैं। तो अगर प्रस्तावना के महत्वपूर्ण तत्वों की हम बात करें तो 4 इसके जो महत्वपूर्ण तत्व हैं वो बताए गए हैं या मूल तत्व बताए गए हैं। तो प्रस्तावना के मूल तत्व कितने हैं? मूल तत्व हैं 4। कौन कौन से 4 मूल तत्व हैं? पहला है संविधान के अधिकार स्रोत के रूप में, अधिकार का स्रोत। दोस्तों, संविधान के अधिकार का स्रोत यानी प्रस्तावना क्या कहती है? प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। तो संविधान के प्राधिकार का स्रोत क्या है? भारत के लोग। तो संविधान के अधिकार का स्रोत क्या? भारत के लोग। भारत के लोग। तो भारत के लोगों से क्या करता है? ये शक्ति अधिग्रहित करता है। दूसरा जो मूल तत्व है वो है भारत की प्रकृति। भारत की प्रकृति के बारे में बात करता है ये।
भारतीय जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है वो भारत की प्रकृति के बारे में बात करती है। और ये क्या कहती है, ये घोषणा करती है कि भारत एक क्या है, संप्रभु। हमने इसकी जो प्रस्तावना पढ़ी थी अभी, उसमें भी हमने देखा था, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, देखिए सारे शब्द जो हैं हमारी प्रस्तावना में दिए हुए हैं, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक। ये क्या है, ये इन सभी व्यवस्थाओं वाला देश है। तो भारत की प्रकृति क्या बताई कि भारत संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज व्यवस्था वाला देश है, तो ये इसकी दूसरा मूल तत्व हो गया। तीसरा इसका तत्व क्या हो गया, तीसरे तत्व में बात की गई संविधान के उद्देश्यों की। संविधान के उद्देश्य, तो हमारी प्रस्तावना क्या संविधान के उद्देश्य भी बताती है क्या, बिल्कुल बताती है। क्योंकि यहाँ पर देखिए संविधान का मूल उद्देश्य क्या है, लोगों के साथ न्याय हो। और क्या है, अगर हम बात करें तो लोगों के साथ स्वतंत्रता की भावना हो, सभी के साथ स्वतंत्रता की भावना हो, स्वतंत्रता मिले लोगों को। और क्या हो, समता की भावना हो, समानता की भावना हो। और क्या हो, सभी बंधुत्व से आपस में जुड़े रहें। तो संविधान के मूल उद्देश्य तो यही है कि सभी के साथ न्याय की बात की जाए, सभी के साथ स्वतंत्रता जो है उन्हें मिले, सभी के साथ समानता की बात की जाए और बंधुत्व भारत देश में कायम हो। तो ये संविधान के मुख्य उद्देश्य बात की गई है। ये क्या है, ये मूल तत्व है। और चौथा मूल तत्व जो है वो है, इसमें क्या दिया हुआ है, संविधान के लागू होने की तिथि भी दे दी है। संविधान के लागू होने की तिथि, और संविधान के लागू होने की तिथि क्या बताई गई है इसके अंदर, ये बताई गई है कि साहब जो ये संविधान है ये 26 नवंबर 1949 को ये उल्लेखित करता है कि ये लागू हो जाएगा। दिया हुआ है ना, आपने पढ़ी होगी इसकी आखिरी लाइन कि इस संविधान सभा में आज तारीख 26/11/1949 को, यानी 26 नवंबर 1949 को मिति मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को हमने क्या किया, अंगीकृत किया, अधिनियमित किया और आत्मार्पित किया। तो इस प्रकार ये प्रस्तावना के 4 मूल तत्व हैं, जिनमें संविधान के अधिकार स्रोत, जिसमें भारत के लोगों के बारे में बात की गई है, भारत की प्रकृति जिसमें संप्रभुता, समाजवादिता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक और गणतंत्रवादी राज व्यवस्था की बात की है कि भारत जो है इस प्रकार का देश है। फिर इसमें संविधान के उद्देश्यों की भी बात की गई है कि साहब न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व जो है वो इसके संविधान के उद्देश्य हैं। और संविधान के लागू होने की तिथि भी जो है इसमें दे दी गई कि यह 26 नवंबर 1949 की तिथि जो है वो यहाँ से संविधान को हम अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम संविधान की इस प्रस्तावना में आए हुए कुछ मुख्य शब्दों की बात कर लेते हैं। प्रस्तावना में आए हुए मुख्य शब्द, तो मुख्य शब्द क्या क्या हैं जिनके आधार पर यह प्रस्तावना टिकी हुई है। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों संप्रभुता की। संप्रभुता की दोस्तों, संप्रभुता क्या है, संप्रभुता का आशय क्या है। अगर हम इसके आशय की बात करें तो संप्रभु शब्द क्या होता है, संप्रभु शब्द का अर्थ होता है कि भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। तो इसके ऊपर किसी भी अन्य कोई देश की शक्ति जो है वो इसके ऊपर नहीं है और ये अपने मामलों को स्वयं निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है, उनका निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। तो चाहे वह आंतरिक मामले हो चाहे फिर बाह्य मामले हो। पूर्व में जब हमारे ऊपर ब्रिटिश शासनकाल था, ब्रिटिश के हम उपनिवेश थे, उस समय हम अपने डिसीजन नहीं ले पाते थे। लेकिन बाद में जब हम संप्रभु बन गए, संप्रभुता आ गई, तो संप्रभुता आने के बाद से हम अपने जो डिसीजन हैं वो स्वयं लेने के अधिकारी हो गए। दूसरे शब्द की हम बात करते हैं दोस्तों, वो है समाजवादी। समाजवादी जो कि शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ये हमने अभी पूर्व में बात की थी, और 1976 के अंदर ये शब्द जो है वो ऐड किया गया। तो भारत के संविधान में
अगर हम नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बात करें तो उनके रूप में हमारे यहाँ पर समाजवादी लक्षण जो है वो मौजूद थे। अगर हम बात करें कि जो भारतीय समाजवाद है वो किस प्रकार का समाजवाद है, तो अगर भारतीय समाजवाद की बात की जाए तो भारतीय समाजवाद जो है वो लोकतांत्रिक समाजवाद के रूप में है, ना कि हम इसे साम्यवादी समाजवाद की बात करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, राज्याश्रित समाजवाद भी कहा जाता है। तो उसमें क्या होता है, उत्पादन और वितरण के जो सभी साधन हैं उनका राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन जो है उसमें शामिल किया जाता है। अगर लोकतांत्रिक समाजवाद की बात की जाए तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंदर आस्था रखता है, और जहाँ सार्वजनिक व निजी क्षेत्र की बात की जाती है तो वे दोनों जो है इसमें साथ साथ मौजूद रहते हैं। तो इस प्रकार हम समाजवाद की बात करते हैं कि समाजवाद जो है वो लोकतांत्रिक समाजवाद की जो बात है वो उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य है गरीबी या उपेक्षा या फिर बीमारी या अवसर की असमानता को समाप्त करना। तो जब ये हम इसकी बात करते हैं इसका मतलब क्या है, ये लोकतांत्रिक समाजवाद है। अगला अगर हम शब्द देखें तो वो है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता, और ये धर्मनिरपेक्षता शब्द जो है वो भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 के अंदर ऐड किया गया था। और इसमें क्या कहा गया कि धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है, संविधान में कहीं पे भी इसका उल्लेख नहीं किया गया था। और इसमें कोई दोस्तों संदेह भी नहीं है कि संविधान के निर्माता ऐसे ही राज्य की स्थापना करना चाहते थे। तो इसीलिए संविधान के अंदर जब हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो आर्टिकल 25 से लेके और 28, आपको ध्यान होगा 25 से 28 ये मौलिक अधिकार हैं जिनके अंदर धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया है, वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्यों दिया गया, इसी आधार पर दिया गया था, धर्मनिरपेक्षता के आधार पर ही। तो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की सभी अवधारणाएं जो हैं वो विद्यमान हैं, उनसे हमारा देश जो है वो अछूता नहीं है, और इसीलिए हमारे देश में सभी धर्म समान हैं और जो सरकार है उनका सभी धर्मों को समान समर्थन प्राप्त है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों लोकतांत्रिक शब्द की। ये लोकतांत्रिक शब्द क्या है दोस्तों, अगर संविधान के प्रस्तावना में हम बात करें तो लोकतंत्र का मतलब क्या, लोकतंत्र जो है वो इसलिए लाया गया क्योंकि लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था की परिकल्पना ही हमारे संविधान में की गई थी, हमारी संविधान की प्रस्तावना में की गई थी। दोस्तों लोकतंत्र दो प्रकार से हो सकता है, एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अगर प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात की जाए तो क्या है, जहाँ पर लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल क्या करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र। जैसे कि हम स्विट्जरलैंड की बात कर सकते हैं। स्विट्जरलैंड में क्या है, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अगर बात की जाए तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 मुख्य जो इनके पास हथियार हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र के पास, वो क्या है, एक तो है परिप्रच्छा यानी रेफरेंडम, एक है पहल यानी इनिशिएटिव, एक है प्रत्यावर्तन का मतलब क्या होता है, प्रत्याशी को वापस बुलाना, रिकॉल भी कहते हैं, और एक है इनके पास जनमत संग्रह। ये 4 तरह की जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंदर मुख्य रूप से हम बातें कहें तो वो हैं, और ये चारों बातों से क्या होता है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जो व्यक्ति हैं वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रत्यक्ष रूप से ये चीज़ें जो है वहाँ पर सम्मिलित की गई है। अगर हम इसी के साथ बात कर लें अप्रत्यक्ष की, तो अप्रत्यक्ष का मतलब क्या हुआ दोस्तों, अप्रत्यक्ष का मतलब होता है जो प्रत्यक्ष नहीं है, यानी लोगों द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि है वो जब सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और सरकार चलाते हैं तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है, अप्रत्यक्ष स्थिति कहलाती है।
तो सरकार कौन चला रहे हैं? सरकार में कानूनों का निर्माण कौन कर रहा है? जो लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि है, चुने गए प्रतिनिधि। यहाँ पर लोग स्वयं शामिल थे, तो यहाँ पर लोग स्वयं शामिल थे अगर हम प्रत्यक्ष की बात करते हैं तो। और जब हम अप्रत्यक्ष की बात करते हैं तो अप्रत्यक्ष के अंदर चुने गए प्रतिनिधि जो है वो यहाँ पर सम्मिलित होते हैं। तो इस प्रकार के लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को क्या कहा जाता है हम दोस्तों, क्या कह सकते हैं? प्रतिनिधि लोकतंत्र भी इसको कह सकते हैं। अब ये दोनों तरीके से ही होता है, या तो राष्ट्रपति के अधीन हम इसको कह सकते हैं या फिर संसदीय आधार पर भी इसको कहा जा सकता है। तो दोनों ही तरीके से जो है वो लोकतंत्र जो है वो कायम रखा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों अगले शब्द गणतंत्र की। गणतंत्र, नेक्स्ट शब्द है गणतंत्र। गणतंत्र क्या होता है दोस्तों? गणतंत्र में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था किन दो भागों में बटी रहती है दोस्तों? एक तो राजशाही और दूसरी गणतंत्रात्मक व्यवस्था। तो राजशाही व्यवस्था आप जानते हैं, राजशाही व्यवस्था क्या हुई? राजशाही व्यवस्था में राज्य का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? प्रमुख होता है या तो राजा होता है या फिर रानी होती है, ये प्रमुख होते हैं। और उत्तराधिकार की स्थिति के माध्यम से पद पर ये आसीन हो जाता है। जैसे कि हम किसकी बात करें, अगर ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन के अंदर यही व्यवस्था विद्यमान है। वहीं पर जब हम गणतंत्र की बात करते हैं तो गणतंत्र में राज्य प्रमुख का जो पद है वो हमेशा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है। तो यहाँ पर क्या है? निश्चित समय के लिए चुनकर आता है। और यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर जो प्रमुख है वो उत्तराधिकार के माध्यम से आ रहा है। यहाँ पे जैसे हम बात कर लें अमेरिका, भारत भी क्या है? भारत के अंदर गणतंत्र का अर्थ क्या हो गया? भारत के अंदर गणतंत्र का अर्थ है दोस्तों कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें गणतंत्र के लिए यह दिया हुआ है कि भारत का जो प्रमुख है वो राष्ट्रपति चुनाव के जरिए आता है। ठीक है, तो निश्चित समय के लिए चुनकर आए वो तो अमेरिका में, और भारत में क्या है? चुनाव के आधार पर। भारत में चुनाव के आधार पर जो प्रतिनिधि है, जो राष्ट्रपति है, अगर भारत के प्रमुख की बात करें तो राष्ट्रपति है वो चुनाव के जरिए सत्ता में आता है, और उसका चुनाव जो है वो 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से चुन लिया जाता है, 5 वर्ष के लिए। अगर हम बात करें तो अगली इसकी व्यवस्था जो विशेषता है वो है न्याय। न्याय की बात की गई है दोस्तों। प्रस्तावना में न्याय जो है वो विभिन्न रूपों में शामिल किया गया है। जैसे कि सामाजिक न्याय की बात की गई है, आर्थिक न्याय की बात की गई है, राजनीतिक न्याय की बात की गई है, और सामाजिक न्याय की अगर हम बात करें तो सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है कि हर व्यक्ति जो है वो उसके साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए, समान व्यवहार किया जाए। इसका क्या हुआ कि समाज में किसी भी वर्ग विशेष के लिए विशेषाधिकार जो हैं उसकी अनुपस्थिति, और SC, ST या पिछड़े वर्ग या महिलाओं की जो स्थिति है उनमें सुधार किया जाए। अगर हम आर्थिक न्याय की बात करें तो आर्थिक न्याय क्या कहता है? आर्थिक न्याय का अर्थ है कि आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें संपदा है, आय है, संपत्ति की असमानता है, इनको दूर करने की बात की गई। वहीं पर जब हम राजनीतिक न्याय की बात करते हैं तो राजनीतिक न्याय का क्या मतलब हुआ कि हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हों, और चाहे वह राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात की जाए या फिर अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने की बात हो, इन दोनों ही कंडीशन में जो है राजनीतिक न्याय की हम बात करते हैं। अगर हम इनकी बात करें दोस्तों तो सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक न्याय ये जो हैं ये 1917 की जो रूस की क्रांति हुई थी उससे ये शामिल किए गए। तो रूसी क्रांति से ये तीनों शब्द जो हैं
वो लिए गए हैं सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों स्वतंत्रता की। एक शब्द स्वतंत्रता भी इसमें दिया हुआ है। और स्वतंत्रता क्या दोस्तों, स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? अगर हम बात करें तो लोगों की गतिविधियों पर किसी भी प्रकार की जब रोक टोक नहीं होती है और व्यक्ति को विकास के लिए अवसर प्रदान किए जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन क्या है? वो स्वतंत्रता है। तो प्रस्तावना में हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकार हमने दिए हुए हैं और मौलिक अधिकारों के आधार पर उनको क्या की गई है? उनको स्वतंत्रता प्रदान की गई है। उनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उनको विश्वास की स्वतंत्रता है, उनको धर्म उपासना की स्वतंत्रता है। ये सभी स्वतंत्रताएं दी गई है। और अगर इनका हनन किया जाता है तो क्या कर सकता है व्यक्ति कानून का दरवाज़ा जो है वो खटखटा सकता है और वहाँ पर ये चीज़ें जो है वो प्राप्त करने के लिए गुहार लगा सकता है। अगर हम प्रस्तावना में बात करें तो प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, ये जो है ये फ्रांस की क्रांति से शब्द लिए गए हैं। फ्रांस की क्रांति से क्या शब्द लिए गए हैं? स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। तो फ्रांस की क्रांति के अंदर सबसे पहले स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की बात की गई थी और उसके बाद फिर वहाँ से हमने इन शब्दों को चुना, क्योंकि ये शब्द जो है सभी के लिए, सभी को समान रूप से आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शब्द समता की। समता क्या अर्थ? समता क्या है दोस्तों? समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने के जो उपबंध हैं वो समता की बात करते हैं। अब समता के लिए आपके यहाँ पे क्या दिए हुए हैं? 14 से 18 मौलिक अधिकार। इन मौलिक अधिकारों में क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है कि विधि के समक्ष समता है, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता होगी, अस्पृश्यता का अंत होगा, उपाधियों का अंत होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें दी गई हैं। फिर हम बात करते हैं बंधुत्व की। बंधुत्व का मतलब क्या दोस्तों? भाईचारे की भावना। तो हमारा संविधान क्या कहता है कि सभी के साथ भाईचारे की भावना जो है वो रखी जाए, किसी भी के साथ भी वैमनस्यता नहीं हो और इसी के आधार पर सभी लोग एकजुट रहे, आपस में रहे। तो ये हमारी प्रस्तावना के कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनकी हमने यहाँ पर बात की है दोस्तों। तो आशा है आपको प्रस्तावना जो है वो समझ में आई होगी और जो आगामी प्रस्तावना से जुड़े हुए अगर क्वेश्चन हैं, अगर आते हैं तो आप उन्हें आसानी से हल करेंगे। इसी आशा के साथ धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो।